अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट आज ये हुई कि बहुत दिनों से ये सुन रहे थे कि PMLN के अरकान PTI में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं या उनके साथ राब्तों में हैं। आज एक विकेट गिरा दी है PTI ने और PMLN के एक सीनियर रहनुमा सरगोदा से जिनका ताल्लुक और साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं पीर अमीनुल हसनात साहब, उन्होंने बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली और इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं PTI के हजरात। फवाद चौधरी साहब ने इस मौके पर जब उनके साथ शमूलियत का ऐलान हो रहा था क्या कहा, कितने वो मुतमईन और खुश नजर आए, देखते हैं इस शॉट में। ये जो नॉर्थ पंजाब है यहाँ पे तो नून लीग का वैसे ही हो चुका था, लेकिन जो राह से जी रही से कसर सी वो आज पूरी हो गई और सरगोदा में तो आज मेरा ख्याल है अमली तौर पे नून लीग खत्म हो गई है इस फैसले से और इंशाअल्लाह ताला पूरे नॉर्थ पंजाब में और इधर जो है जो असरात आएंगे वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और ये भी खबरें हैं कि आने में मजीद अफराद भी PTI में शामिल हो सकते हैं। क्या इस तरह PTI में शमूलियत इख्तियार करना इस बात का इंदिया है कि PMLN अब टूट रही है? और ये भी हम बात करेंगे कि उधर PMLN भी इजलास पे इजलास कर रही है और नई नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। उन्होंने भी प्लान तरतीब दे लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI का मुकाबला कैसे करना है। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के लिए भी नाम सामने आए हैं और इसके साथ साथ अब ये भी तय हो चुका है कि मरियम नवाज साहिबा आके कैसे इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगी और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान भी करेंगी। कुछ नए किरदार भी सामने लाए जा रहे हैं, वो कौन है उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ इमरान खान साहब की नाअहली जिसका बार बार जिक्र वो कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी कि उन्हें क्यों इतना यकीन है कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा और इससे बचने के लिए क्या अब उनके पास प्लान भी है। ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाऊंगी। इमरान साहब, PTI बहुत खुश है और ये तासुर दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने समेट ली है, जैसे पीर साहब को PTI में शामिल कर लिया गया। तो आपके नज़दीक ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप इस से देखें कि पीर साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, किस घराने से है, तो पीर साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ बेशक एक बहुत बड़े घराने से है। जस्टिस पीर करम शाह साहब के वो साहबजादे हैं। बेड़ा में पूरा एक उनका मजहबी और दीनी सेटअप है और उनके लोग वहाँ एहतराम भी बड़ा करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे बहुत बड़ी विकेट है सियासी तौर पे, तो बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको 2018 में नून लीग ने टिकट भी नहीं था दिया। अच्छा। अगर ये इतनी बड़ी कामयाबी होती, इतना बड़ा सेटबैक होता, इतनी बड़ी विकेट होती, तो मुस्लिम लीग खुद तो उन्हें टिकट दे देती। अच्छा। तो लिहाजा ठीक है, मुस्लिम लीग नून का जो एक कमिटेड वोटर है उसको दचका पहुंचेगा, क्योंकि पीर साहब से मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि लोगों की मजहबी वाबस्तगी भी है। लेकिन ये कहना कि पता नहीं इससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन इमरान साहब, इससे ये भी तासुर मिल रहा है कि इसका मतलब है जो हम वो सियासत कहते थे कि बरादरी की सियासत और मज़हब के उसके ऊपर सियासत, जो मजहबी अकायद हैं उनकी बुनियाद पर, या फिर अगर हम कहें कास्ट की बुनियाद पर, ये चीज़ें तो हम सोच रहे थे कि अब पीछे रह गई। अब नज़रिए की सियासत है और कारकर्दगी के ऊपर बात होगी। तो इसका मतलब है इस शमूलियत से तो ये तासुर मिल रहा है कि PTI तो फिर वाकई अभी भी इलेक्टेबल्स को ओन भी करेगी और ये तमाम चीज़ों को देखेगी, वेट देगी। बिल्कुल करेगी। उसकी बुनियादी वजह है कि आज आप ये देख लें। दूसरा, उससे पहले जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप मुस्लिम लीग के उन लोगों से बात करें जिनसे हम वादा उनसे करें जिनको हम टिकट दे सकते हैं, जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो ये सोचा और समझा जा रहा था, मेरी ज़ाती राय भी ये थी कि इमरान खान साहब इस दफ़ा शायद इलेक्टेबल्स को दुत्कार देंगे और नौजवानों को ज़्यादा टिकट देंगे और वो करेंगे। लेकिन शायद खान साहब भी अपनी जगह ठीक है, उन्हें पता है कि सियासत के मैकेनिज़्म, हमारे यहाँ सियासत के मैकेनिज़्म कुछ इस तरह के हैं कि आप बिल्कुल भी उनको वॉश आउट नहीं कर सकते। लिहाजा इमरान खान साहब ने शायद इसलिए सोचा। दूसरी ये बात कि इसलिए ये PTI को सूट करता है कि बहरहाल वो जो है एक अच्छे ईमानदार और अच्छी शोहरत अच्छी है उनकी। चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं ज़रूर आऊँगी। आप आज उस तकरीब में भी मौजूद थे जब ये सारा जो मामला हुआ, तो कितना आप समझते हैं कि इससे PTI को फ़ायदा होगा? लेकिन इस पर ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि भाई आप दूसरी जमात में कोई आपका बंदा चला जाता है तो आप बहुत नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, तो फिर क्या
पीटीआई के लिए दूसरे लोगों को लेना मुनासिब है, और क्या ये लोग वाकई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पीटीआई को उनका लेना? नहीं, ये बात इस तरह से नहीं है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए थी कि ये गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जो है पीर साहब की शमूलियत हुई है। इस वक्त पीटीआई हुकूमत में नहीं है, पीटीआई उनको कोई बारगेन नहीं कर सकती, तो उनकी जो शमूलियत है वो बिलरज़ा है और उसमें कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं हो सकती। दूसरी ये बात है, देखिए सियासी पार्टियाँ सियासत करती हैं, सियासत के अलावा तो मुश्किल हो जाता है ना। नदीम अफजल चंद इसमें पिछली दफ़ा पीटीआई के टिकट होल्डर थे, वो जो है दागे मुफारकत कर दे गए, बेवफाई कर गए। इस बात के बावजूद कि वो जब हारे थे तब भी इमरान खान साहब ने उनको ऐसे पीएम यानी वजारत दी, लेकिन वो नहीं टिक सके और उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक। अब जो पीर अमीरुल हसनात साहब हैं और इनकी जो फैमिली है, ये इसको अगर सिर्फ आप बेहरा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो सही बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनका एक जो हमारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र है उसमें इनका एक बड़ा असर व रसूख है। फिर ये बहुत तालीमी जो दीनी और मॉडर्न तालीम है उसके साथ ये इनका एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी है। और दूसरा, इसको आप इस अंदाज से देखिए कि ये जो टीएलपी का नैरेटिव है ये उसके ब्रेक थ्रू है। यानी लोग जो हैं, जो अब जाहिर है अब हमारे माशरे में ये जो मजहबी अकायद, एक तो हमारा मुल्क मजहब की बुनियाद पे बना है, तो ये तो बात तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं, वो आपकी बात सही है। हाँ नहीं, मतलब देखे ना, मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि इनका एक जो एक दीनी सर्विसेज हैं या उस मामले में बहुत सारे लोगों की सर्विसेज हैं और ये एक बड़ा मोतबर घराना है। इसके असरात ना सिर्फ इसके असरात होंगे क्या, ये मैं जरा में भी होंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी इसमें उम्मीद है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक तज्जिया भी लेते हैं। ताहिर नईम मलिक साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार और ख़ास तौर पर ये जो हल्कों की सियासत है इसके बड़े माहिर हैं, तो इनसे ज़रा इस पर राय लेते हैं। ताहिर मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और पहले तो फरमाइएगा कि पीर साहब की पीटीआई में शमूलियत को आप देखते हैं कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने जा रहा है, और ये समझा जा रहा है कि सरगोदा डिवीज़न को बिल्कुल पीएमएलएन को फारिग कर दिया गया वहाँ से, ऐसा ही है ये मामला? यकीनन इनको फ़ायदा है, और लेकिन जहाँ तक फारिग होने की बात है कि वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, और मैं समझता हूँ कि नून लीग का भी वहाँ वोट बैंक है। लेकिन जो बात फैसल कर रहे थे कि एक मकतबा फ़िक्र है, एक मसलक है जिसके से वाबस्ता हैं पीर साहब, और उनका सिर्फ एक हल्के में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनको इतराम की निगाह से देखा जाता है। उनके वालिद साहब जस्टिस रिटायर्ड करम शाह अल अज़री जामिया अज़हर से फारुग तहसील थे, उन्होंने तफासीर लिखी और बड़ा उन्होंने एक मदरसा नेटवर्क वहाँ कायम किया, वो जस्टिस भी रहे। अब ये कि 2013 के इंतखाबात में उन्होंने पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, 1,57,000 वोट लिए थे। और अब जैसे फैसल बता रहे थे कि नदीम अफजल चंद के तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद पीटीआई के वहाँ जो लोकल फैक्शंस हैं उनमें कोई कदावर शख्सियत नहीं थी। पराचा फैमिली वहाँ है, इनामुल हक पराचा, उनके बेटे वो बहुत हो गए, एहसान पराचा, उनके बेटे हारून पराचा, लेकिन वो मुकामी सतह पे। तो ताहिर मलिक साहब, इस पर जैसे आप फैमिलीज का जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं जो आगे अब ये पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें जो ब्रादरिज्म है, जो ये फैमिली का एक सेटअप होता है, ये काफी ज्यादा अभी भी किरदार अदा करेगा आपके ख्याल से, या फिर लोग नजरिए, कारकर्दगी, पार्टी कौन सी, इसकी बुनियाद पर जो है वो ज्यादा वोट का रुझान अपना तय करेंगे? देखिए, अगर आप पिछले इलेक्शन का तजिया करें तो यहाँ रावलपिंडी से लेके गुजर खान से लेके और ओकाड़ा तक तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी और नून लीग ने अक्सरियत सीटें यहाँ से हासिल की। लेकिन इस दफा आपको देखें कि ये जो पीर साहब की शमूलियत है ये शो करती है कि इस वक्त नून लीग के टिकट पे जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी वो पोजीशन नहीं है जो 2018 के टिकट में इलेक्शन में थी। तो तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट में है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, और जो दूसरा फैक्टर है कि नून लीग की क़यादत मुल्क से बाहर है, मलिक साहब, इंसाफ बयानियां है वो बयानियां अवाम में मकबूल है,
मलिक साहब गुजारिश ये है, रोड वाले पंजाब में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी सर। मलिक साहब गुजारिश ये है कि आपने जितनी बातें की बिल्कुल ठीक है, खास तौर पे पीर साहब के घराने का और ज़ियाउल कुरान का जो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उस मकतबा फिक्र में, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने तो 2018 में भी टिकट नहीं दिया था, तो अब हाँ जी, उसकी क्या वजह थी सर? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो था वो जो कंट्रोवर्सीज थी, जो इश्यूज थे रिलीजियस, उसके अंदर जो एक अहम शख्सियत है मजहबी पीर सियाल साहब, उन्होंने, आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह उस वक्त पंजाब के वजीर थे दाखिला, उनके मुज़ाकरात भी हुए थे। उन्होंने ना सिर्फ खुद नून लीग को खैराबाद किया बल्कि अपने मुरीदैन को भी हिदायत की। तो पीर अमीनुल इस्नाद साहब ने जो है माजरत की थी, नून लीग को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में बैसियत उतरने के लिए माजरत की। अच्छा दाई मलिक साहब, ये मुझे जरा बताइएगा प्लीज कि आपको क्या नजर आ रहा है कि इस वक्त अभी ये पहली एक विकेट गिरी है, ये भी खबरें हैं कि मजीद भी लोग पीएमएलएन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन से पहले पीएमएलएन कोई टूट फूट का शिकार होने जा रही है और खासतौर पर उनकी लीडरशिप भी नहीं है, तो इस वजह से एक ज्यादा उनको डेंट पड़ने का खतरा पंजाब में? जो आपका पहले सवाल था वो बड़ा अच्छा था कि, और उसमें यह है कि जात बिरादरी और धड़े की सियासत तो होती है, लेकिन पार्टी वोट बैंक बहुत इंक्रीज किया है रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, देही इलाकों में भी। और जो बयानिया जिसे हम कहते हैं, मसलन हम इमरान खान साहब का जो बयानिया वो नौजवानों में मकबूल है, वो खवातीन में मकबूल है, और उस बयानिए के फैलाव में वो जदीद तरीके, यूथ वोटर जो 1.5 करोड़ हमारे इसमें ऐड हुआ है, उसको के साथ वो इंटरेक्शन जबरदस्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जदीद तरीन जराए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, उनकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है। तो इस वजह से इस वक्त इस जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर नैरेटिव और परसेप्शन और यूथ फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें अब काफी फैक्टर आ गए। शुक्रिया आपका बहुत आए नहीं मलिक साहब, चलिए कर लीजिए बात कंप्लीट। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट इस वक्त आजाद इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, चाहे वो जितना बासर हो, वो पीर हो या वो सरदार हो या वो जागीरदार हो, उसको एक पार्टी टिकट की जरूरत है। इसलिए ये सारी बासर शख्सियात सियासी पार्टियों में आ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ताई नईम मलिक साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा जबरदस्त आपने इस पर एक इनसाइट तज्जिया भी में। लेकिन चौधरी साहब की तरफ ये बात भी जरूर लेके जाऊंगी। चौधरी साहब, जहां ये खुशियां मनाई जा रही हैं कि लोग बयानियां तस्लीम कर रहे हैं पीटीआई का, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि पीएमएलएन के लिए भी बड़ी आसानियां तकसीम हो रही हैं। और अभी हमने देखा है कि सुलेमान शहबाज का भी जो केस है वो भी तकरीबन खत्म हो गया, उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई है। तो जरा इस पर भी रोशनी डालें आप, कि हमेशा मैं जो कानूनी राय है वो भी ले लेती हूँ इस मौके से फायदा उठा के। ये केस आप लोगों, ये नहीं, पीटीआई के लोगों का तो ख्याल ये था, जो वकला थे उनका ख्याल ये था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो एक ही झटके में फारिग हो गया। तो इसमें अब क्या कह रहे हैं कि अपील भी करेंगे, तो क्या आपको इसका फ्यूचर नजर आ रहा है? कॉम्प्रोमाइज प्रोसिक्यूशन है, अपने वकील लगा के, अपने इन्वेस्टिगेटर लगा के। एफआईए जो है वजारत दाखिला के मातहत है, वजारत दाखिला जो है नून लीग के मातहत है। जितना भी ओपन शाट केस हो, जब अगर आप ये सारे एलिमेंट मिला लें, और वो जो है वो इसीलिए तो जो है इसकी आज़ादाना तहकीकात को इसको कौन तस्लीम करेगा। ये केस जिस तरह से ख़त्म हुए हैं, जिस तरह से NRO 2 दिया गया है, तो फिर इमरान खान साहब का बयानिया इसलिए मकबूल हो रहा है ना। इमरान खान साहब की जो कही हुई बात है वो इसलिए अवाम में जो है ज़्यादा अप्रिशिएट होती है, इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं वजूहात की बना पे। और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेकर रखा है इसके ऊपर, एक सो मोटो भी आपको पता है कॉम्प्रोमाइज प्रोसिक्यूशन के ऊपर। फिर नैब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप कर रखा है। उस पे भी बड़ी दिलचस्प बात है, कोर्ट में ये बात हुई है, जब ये देखते हैं साहब कोर्ट में इस पे ये भी बात हुई है कि जो नैब रेफरेंसेस वापस हुए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो केसेस ही खत्म हो गए हैं, बल्कि कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इस पे कहा है कि वो इस पर ये अब देखना होगा, निशानदेही करनी होगी कि वो केसेस अब कहाँ, किन और इदारों में या कोर्ट्स में जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि नैब रेफरेंस वापस भिजवाए गए तो मतलब केस खत्म हो गया और अब सब बरी हो गए। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसका क्या तो खत्म हो गया नहीं, वो तो एक ऑब्जर्वेशन होगी ना। अभी देखते हैं उसका कोई जजमेंट आती है, कोई फैसला आता है, तो फैसले में क्या होता है। बिकॉज जिस तरह से ये बिल्कुल कानून को इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज दोनों पार्टियां जिनको
साबिक आर्मी चीफ को अब ये बिल्कुल ओपनली ये भी कह रहे हैं कि वो उनके साथ मिलके मुसवा नाज खोकर और दूसरे इन्होंने कहा कि रजीम चेंज में ये आए हैं, तो इनका एक ही मतमा नज़र था अपने केस ख़त्म कराना, जो अपनी चोरी थी उसको ख़त्म कराना। तो इस बात के ऊपर आम आदमी जो है वो मुस्तरब तो है, आम आदमी बेचैन और ये केस अब कोर्ट में है भी, तो जाहिर है देखते हैं जी इसके ऊपर क्या होता है। चौधरी साहब जरा मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है इमरान साहब से। ये कौन सी कोर्ट में केस है? किसी कोर्ट में नहीं सर, नैब तरमीम का हुआ तो है। हाँ जी, तो मैं वही कह रही हूँ, फैसला क्या आता है। हाँ तो मैं भी उसी पे कह रही हूँ, डांटे तो ना सर। मैं भी यही कह रही हूँ, नैब तरमीम वाला केस उधर है। इमरान साहब जो सुलेमान शहबाज वाला मामला है उसमें एक एंगल ये भी मुझे दिखा कि जो सुलेमान शहबाज हैं जब वो वापस आए तो आके उन्होंने मीडिया टॉक की और बड़ा पॉलिटिकली एग्रेसिव उन्होंने तनकीद की खान साहब के ऊपर, जो कि पहले मैंने उस तरह से उन्हें पॉलिटिकल इस तरह कमेंट करते नहीं देखा। फिर उसके बाद अभी हमने देखा जहांगीर खान तरीन से उनकी मुलाकात भी हुई और ये कहा जा रहा था कि ये उनकी कोई फर्स्ट असाइनमेंट है। फिर अभी ये मिफ्ता साहब के हवाले से भी बातचीत हुई। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या हमजा शहबाज अभी पीछे पस मंजर में चले गए हैं तो सुलेमान शहबाज की लॉन्चिंग हो रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको शायद ज़हन में नहीं है। सुलेमान शहबाज जब पहले थे यहाँ पाकिस्तान में, उस वक्त भी वो पॉलिटिकल बात भी करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करते थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में उस तरह से हिस्सा नहीं लेते थे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते थे। मीटिंग्स में, पार्टी मीटिंग्स में, फैसलों में वो हमेशा से शामिल थे और उन्होंने, आपको याद होगा, बड़े पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ भी दिए। वो मामला नहीं है। इशू ये है कि कोई ओहदा वगैरह नहीं अभी भी उन्हें ओहदा नहीं था उनके पास। और अब मेरा ये सवाल है बुनियादी कि क्या कोई जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है? देखें, जिम्मेदारी तो अभी फैसला बाद में होगा कि मिलेगी कि नहीं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो शायद बिजनेस ही देखेंगे, क्योंकि शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज वो दोनों क्योंकि सियासत में हैं तो फैमिली पूरी का बिजनेस जो है वो सलमान शहबाज देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो मेन उनका फोकस उसी बिजनेस पे ही होगा। तो वो इसमें सियासी कोई ओहदा कबूल या कैंपेन वगैरह में आपको नहीं वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। ठीक है चौधरी साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, फिर मैं वापस। इमरान साहब एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी 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 साहब, वो एक हमजा शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे सदाबहार उम्मीदवार बजाय वजारत आला पंजाब, वो किधर हैं? सर उनकी पहले बेटी का मामला था, फिर उनकी वालदा मोहतरमा जो उनके सर्जरियां हुई हैं वहाँ बाहर 2, तो वो उनके अपनी वालदा के साथ हैं और उनके जो करीबी हल्के हैं उनका ये कहना है कि हमजा साहब ये समझते हैं कि सियासत तो सारी ज़िंदगी पहले भी उन्होंने की है और आइंदा भी करेंगे, लेकिन वालदा की जो खिदमत है और उनका जो इलाज है वो ज़्यादा मुकद्दम है। और मैं सुलेमान की भी तो वालदा है, वो तो यहाँ पर नहीं, वो भी गए हैं। आप अगले इलेक्शन तक वो उधर ही रहेंगे? नहीं, आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, खातर मलहूज रखें, बिल्कुल आपको यही मिलेंगे और सियासत में एक्टिव मिलेंगे। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। अल्लाह ताला सेहत दे जी उनकी वालदा को। जी बिल्कुल, आमीन। और ये खान साहब जो हैं वो नाअहली का भी जिक्र बार बार कर रहे हैं और कुछ उन्होंने बात ये भी की है कि जी ये बात कहीं कुछ हलकों से आ रही है कि शायद उन्हें कोई पैटर्न इन चीफ बनाया जा रहा है पीटीआई का। ये क्या कहानी है, इस पर आपको डिटेल में बताते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की सियासत अब आगे आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। चौधरी साहब, किस केस में इमरान खान साहब को आपके ख्याल से नाअहल किया जा सकता है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो टेरियान वाइट का केस है उसमें अब ऐसा लग रहा है कि चांसेस बनेंगे और ख़ास तौर पर जमाइमा खान का एक एफिडेविट भी अब उसमें दाखिल करा दिया गया है कोर्ट में। तो लोगों का ख्याल ये कि उस केस में अब ऐसा लग रहा है कि खान साहब के ऊपर ये नाअहली की तलवार चल सकती है। आपका क्या मौक़िफ़? टेरियन वाइट का केस 3 दफ़ा पहले भी डिसाइड हो चुका है, लेकिन इस मुल्क में जब करना हो तो कुछ भी करा दें, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। टेरियन वाइट का केस तो 3 दफ़ा आगे इसी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच है वो डिसमिस कर चुकी है और चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला है जो केस सुन रहे हैं कि जब कोई को वारंटों की, यानी को वारंटो पटिशन वो होती है जिसमें आप जो सरकारी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी जो लीगल क्वालिफिकेशन है उनको चैलेंज किया जाता है। तो खान साहब तो जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर है नहीं इस मौके के ऊपर, तो ये पटिशन कैसे लग गई और कैसे ये इसको इंटरटेन किया गया। और इसी हाई कोर्ट की जो है वो मालिक बलोच केस है, वो केस जो है वो डबल बेंच ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है
ये एक मामला है। दूसरा एक तोशा खाना में शायद ट्राई करें। इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मामला चल रहे हैं ये कोई इतने लीगली तो संजीदा नहीं जो है, पेटिशनर पार्टी है उनके वकील का ये कहना है करने हो तो कर दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन जो वो वकील हैं वो कहते हैं कि चूंकि वो एक अवामी पार्टी के सरबराह है इसलिए उन्होंने ये केस को जो है वो दोबारा से उठाया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इमरान खान साहब के लिए बात की जा रही है ना, पैटर्न इन चीफ बना दिया जाए कि अगर उन्हें चेयरमैनशिप से हटा भी दिया जाए तो पैटर्न इन चीफ का नया ओहदा बना लिया जाए और सारे इख्तियारात उसको ट्रांसफर कर दिए जाए ताकि वो फिर कोई कानूनी उसमें रुकावट ना आए। तो ये सारी प्लानिंग हो सकती है इस तरह से। ख्वाहिशें तो बहुत है ना, ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं कि हम ये भी कर दें, हम वो भी कर दें, जेल में भी डालें और इनको डिस्क्वालीफाई। लेकिन इस वक्त ये सारे काउंटर प्रोडक्टिव होंगे और जिस तरह से ये सारे मामला चल रहे हैं, देखिए ना, लोग उनके अपनी पार्टियाँ छोड़ के उनकी पार्टी में उनके साथ शामिल हो रहे हैं जब वो हुकूमत में भी नहीं है। जब किसी जगह भी उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो उसके बाद ये काम करना, जिन भी ये तरफ से जिस तरफ से भी ये किया जा रहा है, तो ये तो बड़ा ही एक तारीखी तौर पे हर उस चीज़ को दोहराया जा रहा है जिससे पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता 2 लाख हुआ था 1971 में। तो अगर अभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो ये आपको लगता है पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ ही सारे किए, ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब होंगे और वो रिप्रिकॉशंस देकर भुगतने पड़ेंगे पाकिस्तान को। ठीक है इमरान साहब, एक स्ट्रैटेजी हमने देखी है खान साहब की जब से ये सारी हुकूमत की तब्दीली हुई कि जब भी कुछ होने वाला होता है वो उसके बारे में पहले ही बता के एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं कि वाकई जब वो होता है तो वो होने से पहले ही उसकी वैल्यू जो है वो ठुस हो जाए। पहले ही वो कह देते हैं कि जी समझ गए ना आप बाद में। अब ये नाअहली अभी हुई नहीं है लेकिन उसका उन्होंने पहले से ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि इन्होंने करना ही है, वजह कोई भी नहीं है लेकिन करना ही है। तो आपको लगता है कि वो फिर इस चीज से प्रेशर आ जाता है और फिर जो करने वाला बंदा वो भी ये सोचा है कि भाई ये पीछे हटना बेहतर है। स्ट्रेटजी शुरू से ही है लेकिन 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक अभी जो फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि 3 दफा पहले भी लग चुका है, लेकिन वो 3 दफा पहले वो जमामिया खान का एफिडेविट नहीं था उसमें जो इस दफा शामिल किया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब इसमें जितना मर्जी लोगों को उस एफिडेविट में क्या है बाय द वे सर गुजारिश ये है चौधरी साहब के ये तो अब अदालत फैसला करेगी ना उसमें है या नहीं। मैंने या आपने तो फैसला नहीं करना। गुजारिश ये है कि अब नहीं एफिडेविट क्या कहता है, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था। मैं बता देती हूँ, मैंने तो एफिडेविट आज स्पेशल उसकी कॉपी मंगवा के पढ़ी भी है सर। उस पे वो जमाइमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि जो टेरियान वाइट की उन्हें गार्डियनशिप के लिए कहा गया है तो वो उससे डिक्लाइन कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मेरे ख्याल से जो वाइट फैमिली की कैरोलिना वाइट है उनको ये गार्डियनशिप दे दी जाए क्योंकि ये वो बच्ची के मफाद में भी बेहतर और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक है। तो ये है वो बेसिकली एफिडेविट जिससे ये शायद एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि देखिए उसकी कफालत। इसमें इमरान खान साहब का क्या जिक्र आया? हाँ जी, वो इसलिए कि इमरान वो तो अदालत ही अब तय करेगी लेकिन ये कि जमाइमा खान क्यों उसकी कफालत के लिए अपॉइंट की गई थी ये सवाल है बुनियादी तौर पे कि खान साहब की अहलिया को क्यों कहा? क्योंकि जमाइमा खान ने एक एफिडेविट दिया है अमेरिका की अदालत में एक बच्ची की कस्टडी के बारे में, लिहाजा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। गुड, ठीक है। और सर ये मैंने तो नहीं कहा ना, मैं तो आपको बता रही हूँ उसमें क्या है। हम तो ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। नहीं आपको नहीं कह रहा सर, मैं थोड़ा सा वो डिजिटल डिस्टेंस पे हूँ, टेक्निकल डिस्टेंस पे हूँ, वो प्लीज जरा अपने। अच्छा, उसमें मामला ये है कि हाँ सब अगर कहते भी रहे इस दफा मामला मुख्तलिफ क्यों है। अगर वो हो जाते हैं खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से या किसी नाअहल नहीं करना चाहिए। अवाम किसी को अगर नाअहल करते हैं वोट की ताकत से तो ज़रूर करें। अगर वो हो जाते हैं नाअहल तो इससे इमरान खान साहब को नुकसान इसलिए होगा कि फिर वो लोगों में बयानियाँ मकबूल हो या ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो वो तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं वोट हमें फिर पड़ जाएगा, माँ के कानून ही बदल देंगे। कानून बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे फवाद चौधरी साहब ठीक कहते हैं। अच्छा। अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत या इससे ज्यादा अक्सरियत मिलेगी तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन ये इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्शन में उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी? ये तो फिर इलेक्शन हो गए तो पता चलेगा ना। ये ऐसे थोड़ा क्योंकि लिख के दे दिया कि इमरान खान साहब ने जीतना है या हारना है।
वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। वही अगेन बात है, हमने देखा था जब 3 बार वजीर आजम नहीं बन सकते थे, फिर जब नवाज शरीफ साहब को बनाना था तो अमेंडमेंट भी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। तो अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो ये चीजें कहाँ रुकावट रह जाती है? नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बन गए, इमरान खान साहब अल्लाह करे दूसरी दफा वजीर आजम बन जाए, जो मर्जी हो जाए, मुझे बताएं कि इन्होंने सिवाय अपने इख्तिदार के अवाम के लिए क्या कर? चलें वो तो फिर सुन लें, आज की बात सुन लें, आज की वो मुफ्ता इस्माइल साहब जो वजीर खजाना थे, वो फरमा रहे हैं कि हर तीसरा आदमी यहाँ गुर्बत का शिकार है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 35,000 से कम, 60% पाकिस्तानियों की आमदनी 35,000 महीना से कम है। यानी जिस मुल्क में है ना वो अपने इलेक्शन दी पई हुई है, वो इलेक्शन से ही आएंगे तो फिर ही कुछ करेंगे ना। अब तुम आन भी नहीं दे रहे, फिर कह रहे हो मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। जब आए थे तो उन्होंने बड़ा कर दिया। ये मुफ्ता इस्माइल साहब आजकल नए चीज वगैरह बने हुए वैसे। अच्छा जी, वो अपनी हर बात को ये कहते हैं जैसे मैं बड़ा मासूम हूँ। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कहीं पीटीआई उन्हें ऑफर ना कर दे कि आ जाओ हमारे पास, कहते हैं। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा आगे लेके चलो प्रोग्राम। पीटीआई तो अगर जरूरत पड़ी तो कर भी दे या ना दे, वो तो पीटीआई का फैसला है ना, क्या करना है या ना करना। चलें ठीक हो। लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब और उनकी हुकूमत जो है वो इस हर गुनाह में बराबर के शरीक हैं। नहीं माफी मिलनी, ऐसी माफी नहीं मिलनी जी। लेकिन अब बात यह है कि आगे तो प्रोसेस बढ़ना है और अब निगरान वजीर आला के ऊपर एक डेडलॉक है, उसका फैसला होपफुली कल इलेक्शन कमीशन कर देगा। बड़े अहम चांसेस बताए जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा उस पर रेजिस्टेंस है। और जो मैं अभी बात कर रही थी कि इमरान खान साहब का वो एक तरीका वारदात है ना, जो कि पहले से, तो अब हम देख रहे हैं 2 दिन से मुसलसल ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया कैंपेन है, वो मोहसिन नकवी साहब के बड़े अगेंस्ट। और खुद खान साहब ने आज एक इंटरव्यू में इस बारे में क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। लेकिन सवाल ये है चौधरी साहब कि कानूनी तौर पर एक्सेप्ट करने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है ना। ये तो फाइनल, इस पे तो आइन बड़ा क्लियर है, तो क्या कर सकते हैं? एतराज उठाने में कौन सा उनको अमर माना है? अच्छा। अगर किसी की अगर पार्टीजन जो है वो अपॉइंटमेंट होती है और एक शख्स जो है वो मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनका बड़ा एक रोल है, पूरा जो है मामला है एक पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी को पूरा हक पहुंचता है कि वो उसको जाके उस पर एतराज़ करे। नॉमिनेशंस ये जो अब खासकर इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है कि उन्होंने इलेक्शन फ्री, फेयर, ऑनेस्ट, ये जस्ट कराने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनका मैंडेट है और उनको ऊपर ड्यूटी है। अगर वो अपॉइंटमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट नई अपॉइंटमेंट होगी तो जाहिर है फिर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठेंगे, तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, इसको सीरियसली देखेगा। राइट। लेकिन इमरान साहब आज एक और डेवलपमेंट देखिए, एतराज करना तो उनका हक है ना। एतराज का तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये कहें कि करें, लेकिन मैं सिर्फ नहीं, एतराज वो कर सकते हैं ना। एतराज पे तो कोई किसी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, सिर्फ एतराज नहीं चाहिए, सब रोना पिटना भी पा सकते हैं, पाई रखन कोई नहीं। मैं थोड़ा इससे इमरान साहब जो नवीद अकरम साहब हैं, नवीद अकरम चीमा साहब, पहले उनके बारे में खबर आ रही थी। इमरान साहब इसमें पता क्या मसला होता है, इसमें अगर ये इस किस्म का मामला होगा ना तो इलेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्शन करवाना तो नहीं होता ना, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नजर भी होता हुआ नजर आना चाहिए ना। इसके लिए इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट जो है वो पहला स्टेप है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब, नवीद अकरम चीमा साहब के बारे में पहले ये कहा गया था कि वो शायद राजी नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। कुछ लोगों का ये भी ज़राए के तवस्सुत से दावा है कि जनाब कोई चौधरी साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने उनको कन्विंस किया। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, उनके कितने चांसेस हैं? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसीलिए वो दोबारा मान भी गए हैं और उन्होंने आके बाकायदा मीडिया में कहा है कि मैं अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी उनसे फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने उन्हें कायल किया और उन्होंने चौधरी साहब से बात होने के बाद फिर इस बात पे वो राज़ी हो गए और उन्होंने कहा ठीक है कि मैं ये कर लूँगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब आपने, या तो आप में इतना ज़र्फ होता ना, अपोजिशन और हुकूमत दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप आपस में कर लेते, तुसी आप किसी जोगे नहीं, आपस में बह के फैसला नहीं कर सकते, तो बाद में मैं ये निकालनी कि इलेक्शन कमीशन भाई आप इलेक्शन कमीशन तक जाने क्यों देते हैं? कल जब हमने बात की थी इसी प्रोग्राम में कि देखें केपी में
हमने उनकी कल भी तारीफ वहाँ पे भी तो पीटीआई नहीं माना है ना। ओहो, जिन्होंने भी माना, लेकिन नाम अच्छा था, उन्होंने बैठ गए ना, मान लिया। बैठे तो यहाँ भी थे, यहाँ पहले दिन दोनों की इंटेंशन ही नहीं थी। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ 100% उसके साथ दोनों निजी महफिलों से, अगर मैं खुद कहूँ कि कमेटी के लोगों से मेरी बात हुई है, पीटीआई के भी कुछ लोगों से और नून लीग के भी कुछ लोगों से, उन दोनों का बैठने से पहले ये नियत थी, वो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इस पे फैसला नहीं हो सकता। फिर आप क्या कहेंगे? मामला ये जब नियत ही ना करने की हो तो ये तो फिर अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब नाम भी नहीं अभी फ्लोट हुए थे तो राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अभी तो नाम भी नहीं आए थे। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने खुद मेरी बात की तस्दीक कर दी है कि ये कमेटी जो पार्लिमानी कमेटियां इन्होंने बनाई थी, मुशावरती कमेटियां, उनकी मैं बात बता रहा हूँ, ये करना ही नहीं चाहते थे खुद। ये पहले खुद मामले हल नहीं करते, फिर इलेक्शन कमीशन को बाद में कहना जी इसने गलत किया, इसने गलत किया। चलिए जी, देखते हैं इसमें अब क्या फाइनल होता है और कैसे उसको रेजिस्ट किया जाएगा। लेकिन लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आके कुछ कराची की सियासी सूरत हाल के ऊपर जरूर बात करेंगे, क्योंकि वहां पे भी यही मसला है, यही रोना धोना जारी है। पहले इलेक्शन हो नहीं रहे थे, हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं हो रहे उसके रिजल्ट, और जो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। अब कौन किसके साथ इत्तेहाद बनाएगा, इसके ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। कराची में इस वक्त मेयरशिप के लिए झगड़ा जारी है। जमात इस्लामी का ये कहना है कि अगर सही तौर पर रिजल्ट सामने आए तो उनकी लीडिंग पार्टी है, उनका मेयर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो रिजल्ट आ चुके हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए, पीपल्स पार्टी का मेयर बना लें। बेशक जमात इस्लामी उनके साथ इत्तेहाद कर ले, उसको ऑफर वो कर रहे हैं, लेकिन मेयरशिप के ऊपर दोनों के दरमियान अभी भी थोड़ा सा इत्तेफाक मौजूद नहीं है। उधर पीटीआई जो है वो भी कोशिश कर रही थी कि जमात इस्लामी उनके साथ मिल जाए, लेकिन वो भी कुछ लग नहीं रहा कि मामला बहुत तोड़ चढ़ेगा। तो क्या इसका हल निकलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कराची की सियासत में मेयर किसका बनेगा? मुझे लगता है कि जमात इस्लामी जो है वो अभी इंडिसाइसिव है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेहतर डील किधर से मिल सकती है। ज़ाहिर है उनको पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उससे अगर वो बात में करेंगे तो उनको फ़ंड्स की फराहमी और ये मामलात करने में आसानी रहेगी। पीटीआई ने जो मेरी ज़राए से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि एक तो इस वक्त पीटीआई की 4 यूसी सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, यानी पहले 40 थी अब 44 हैं, और रिकाउंटिंग जो है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने मिलके उन्होंने कहा है कि उसको हॉल्ट करवाया है, जिस पे वो मज़ीद एक्शन लेना चाहते हैं। आज जमात इस्लामी और पीटीआई की एक मीटिंग हुई है, लेकिन वो इनकन्क्लूसिव ख़त्म हुई है। उसमें 4 लोगों की कमेटी, 2 पीटीआई के लोग और 2 जमात इस्लामी के लोग जो हैं उनको बिठाया गया कि वो फॉर्म 11 के ऊपर जो है अपनी जो है वो मामलात जो है उस पर डिस्कशन करें। तो मुझे ये लगता है कि जो जमात इस्लामी है वो भी इस वक्त वे कर रही है कि ज़्यादा बेहतर मामला किसके साथ हो सकता है। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गया तो मुझे कोई ऐसी हैरानगी नहीं होगी कि अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आपस में मिल के ये काम करना। ठीक है, इस वक्त खुरम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के से रहनुमा, उनसे बात करते हैं वो कैसे देख रहे हैं इस इत्तेहाद को, ख़ास तौर पर अगर जमात इस्लामी की जो आज वफ्द से मुलाकात भी हुई है इन लोगों की, तो उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। खुरम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर फरमाइएगा, बदकिस्मती से आप तो हार गए इस इलेक्शन में, लेकिन ये है कि बहरहाल पीटीआई फिर भी एक तीसरी बड़ी जमात तो बन के सामने है इस वक्त भी कराची में मौजूद। तो पीटीआई की जमात इस्लामी के साथ जो मीटिंग थी इत्तेहाद के लिए, वो कैसी रही? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी उस सारा सिलसिला खत्म हुआ नहीं है और ये बहुत अर्ली स्टेज है इन तमाम इस तरह की बातों का करने का। उसकी वजह यह है कि 45 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारे एतराज़ात डले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 यूनियन काउंसिल में हमने उनसे कहा कि आपने 20 यूनियन काउंसिल में हम रिकाउंटिंग में गए, तो जो पहली 4 रिकाउंटिंग खुली वो चारों की चारों पीटीआई जीत गई। तो 16 रिकाउंटिंग की सीट्स रह गई है, 25 हुए जिस हम ये कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट फॉर्म 11 में कुछ और दिया और अगले दिन अनाउंस कुछ और किया है। तो ये सारा पहले 45 सीटों का सिलसिला मुकम्मल हो जाए। उसके बाद 12 सीट्स ऐसी हैं जिसपे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतकाल हो गए, वो 12 सीट से इलेक्शन होना है अभी।
तो 57 सीट्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर अभी हम समझते हैं ये रिजल्ट बाकी है। तो जाहिर है कि 51 सीट जिसके पास आएंगी तो अगले की कम भी तो होंगी ना। तो इस वक्त बहुत जल्दी कुछ कहना और ये कह देना कि हम हार गए। आपके ही चैनल के ऊपर मैं सारा देखता रहा रात भर बैठ के कि किस तरह आप दिखाते रहे कि रैगिंग हो रही है, ठप्पे लग रहे हैं, डब्बे भरे जा रहे हैं, बैलेट पेपर जो है बाहर लोग हाथ में पकड़ते हुए पकड़े जा रहे हैं, पूरी पूरी गड्डियां हाथ में उनके बस तीर के निशान के ऊपर लगी हुई पकड़े गए। जमजद आफरीदी हमारा लड़का है जिसपे इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग थाने में बंद करके। सो ये इलेक्शन हमने जो मुस्तरद किया वो किसी वजह से मुस्तरद किया है। और मैंने कहा ना कि लेकिन इसके ऊपर अब मुस्तरद तो आपने किया है खुर्रम जमान साहब, लेकिन इत्तेहाद के लिए मीटिंग्स भी तो हो रही है ना। अब जमात इस्लामी से जो आज बातचीत हुई है तो उसका एजेंडा क्या था? फिर उसमें आपको कोई होपफुल है कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी आज हमारे पास आई थी, हमारे ऑफिस आई थी और वो इस बात की ख्वाहिशमंद है कि हम और वो मिलकर साथ चलें। और हमने भी उनसे यही कहा कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह है कि जब रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी रिकाउंटिंग के लिए सीट दी हुई है, उन्होंने भी फॉर्म 11 को चैलेंज किया हुआ है। सो ट्राइब्यूनल के अंदर अब ये केस जाएगा। इलेक्शन कमीशन जब ये सारी सीट्स को फाइनल ना कर दे जब तक कोई बात आगे की नहीं जा सकती किसी से। हाँ, जमात इस्लामी के साथ हमारा पहले भी इत्तेहाद है। लेकिन खुर्रम जमान साहब, मैं ये जब तक ये रिजल्ट्स कंपाइल होंगे तब तक तो ये मामला रुकेगा नहीं। जरा मेयर की सीट के ऊपर तो डिसाइड होना है ना जी एज पर लॉ। तो क्या फिर आप लोग जो है वो मजीद 6 महीने बैठते रहेंगे? ये कंक्लूजन मतलब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन है। गुजारिश है कि टेक्निकली हो नहीं सकता ना जब तक आपकी सीट सारी फाइनलाइज नहीं हो जाएंगी। मैंने आपसे गुजारिश करी कि 20 सीट्स पे हमने रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट डाली, पहली 4 जो खुली वो चारों की 4 हमारे फेवर के अंदर आई। अब बाकी 16 पे रिकाउंटिंग रुक गई है। नहीं, इसमें अगर मेयर का इलेक्शन तो होना है, वो ज्यादा देर तो वेट नहीं किया जा सकता उसके लिए। नहीं, बिल्कुल वेट किया जाएगा। अभी तो आपके 2 महीने तक आपके बाय इलेक्शन होने, उससे पहले थोड़ी मेयर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। वो तो कानून के हिसाब से जो है, कानून बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, लिहाजा इसमें भी कम से कम 2 महीने मैं समझता हूँ कि और लग जाएंगे सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में भी। तो खुर्रम जमान साहब, फिर इसका मतलब है आप लोग स्पेसिफिकली क्या पूरा इलेक्शन दोबारा चाहते हैं, या फिर कुछ जहां पर आपको लगता है ज्यादा मसला हुआ है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहां पर आप चाहते हैं कि दोबारा से पोल हो जाए? देखिए, हमने तो बड़ा सारे प्रूफ जाके जो है सिंध के इलेक्शन कमीशन चौहान साहब वो तो हैरान थे जो सबूत हमने उनको जाके दिए कि देखिए कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन की जो बैलेट पेपर्स है वो जब गिनती करें तो वो ज्यादा है और जो वार्ड के काउंसिलर है उनके कम है। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि गाड़ी जो है कोई गाड़ी 3 टायर पर जा रही है, कोई 1 टायर पर जा रही है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सो हमारे बड़ा जेन्युइन केस है और इवन जमात इस्लामी के भी केस जेन्युइन है। सो ये चीज तो जरूरी है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। आप बात कह रही हैं कि हमने जो डिमांड की है वो हमारी डिमांड यही कि हमें 45 सीट्स के ऊपर हमें जो है हिसाब किताब दिया जाए, नहीं तो करा लें 45 सीट पर इलेक्शन वापस करा लें, आपको लग पता जाएगा। देखें, ये इलेक्शन कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का जीतना ऐसे है कि जैसे कि न्यूयॉर्क के अंदर तालिबान जो है वो इलेक्शन जीत गए। अच्छा, 15 साल के अंदर ये वो सियासी जमात है जिसने ना आवाम को पीने का। लेकिन खुर्रम जमान साहब, ये तमाम बातें अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान साहब ने भी ये अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वहाँ पे तंजीम की कारकर्दगी से वो खुश नहीं है और वर्कर्स और ओवरऑल बहुत तनकीद हुई है पीटीआई की तंजीम की और वहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, देखें, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो चेयरमैन साहब ने कहा है उसमें जाहिर है कि कुछ कमी आ गई होगी हमारी तरफ से कैंपेन के अंदर जिसको बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन उनका कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए यही तंजीम है जिस तंजीम ने कराची के अंदर 26 MPs और 14 जीत के दिए। उस तंजीम में कोई फर्क तो नहीं है। अली जैदी साहब उस वक्त भी थे, फिरदौस नकवी उस वक्त भी थे, मैं उस वक्त भी था। सो तंजीम के उनका कहने का जो मकसद था चेयरमैन साहब का ये था कि हमारी शायद कैंपेन में कमी थी। वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हमने, लेकिन सर वो 14 खुर्रम साहब वो 14 MNAs और 26 MPs उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, उनका आवाम से उस तरह से राब्ता नहीं रहा, लोग आपके वोटर शाकी हैं। अब आप अगर मजीद हैं कि आपकी 42 या 46 सीटों की बजाय 82 सीटें बनती हैं और उस वक्त तक प्रोसेस ना हो तो ऐसा तो नहीं होगा। प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसी तरह से रहते हैं तो फिर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी कर रही है, तो आप नहीं समझते कि उसके बाद आपके लिए ज्यादा नुकसान होगा आपकी जमात के लिए? अच्छा सर, अगर इलेक्शन कमीशन अपनी अनाउंसमेंट दे देगा, जब तक इलेक्शन कमीशन खुद अपना अनाउंस नहीं करेगा जब तक तो हो ही नहीं सकता ना। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ट्राइब्यूनल जब तक अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता जब तक ये सिलसिला रहेगा, ये पेंडिंग रहेगा मामला, ये आगे बढ़ नहीं सकता है। आप इसको अंडरस्टैंड करें। 2 सियासी जमातें, जमात इस्लामी
और पीटीआई, वो दोनों जमातें ये कह रही हैं कि कराची में जो इलेक्शन हुए हैं वो धांधलीशुदा इलेक्शन थे, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। तो आप वेट करेंगे और फिर उसके बाद कोई फैसला लेंगे। और खुर्रम शेर जमान साहब, बस जाते जाते मुझे एक छोटा सा आंसर कर दीजिए बलदियाती इलेक्शन के अलावा, क्या सिंध में सिंध असेंबली से भी रिजाइन करने का आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि अब कौमी असेंबली में तो इस्तीफे मंजूर हो गए, 2 असेंबलियां भी डिसॉल्व हो गई, तो सिंध और बलूचिस्तान से भी मैंने चेयरमैन साहब को मशवरा दिया पिछले दिनों। मैं एज पार्लियामेंट्री लीडर जो हूँ अपने तमाम एमपीएस को लेके गया था और मैंने चेयरमैन साहब से ये कहा भी है कि सबसे बेहतर टाइम है जब हमने पंजाब छोड़ दिए, केपी छोड़ दिए, तो इस वक्त हमें सिंध से भी रिजाइन कर देना चाहिए ताकि सिंध में भी जो है आए री इलेक्शन के बाद वापस आए बाई इलेक्शन से। इनको बहुत शौक है तो आए यहाँ पे मुकाबला करेंगे हम इनका यहाँ पर भी। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इमरान साहब, जो खुर्रम साहब ने भी किया और जैसे पहले मैंने सवाल किया, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को मना लेगी? बज़ाहिर उनकी मुलाकातें ज़्यादा ज़रा चल रही हैं। हमारे वाकफान हाल जो है ना, उनका ये कहना है कि इस वक्त तीनों जमातें मेयर अपना चाहती हैं। जमात इस्लामी इस बात पे बजीद है कि वो उनका मेयर होगा, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया कि यहाँ पे अगर 10 सीटों के साथ काफ लीग अपना चीफ मिनिस्टर बना सकती है तो वो इतनी सीटों के साथ अपना मेयर क्यों नहीं बना सकते। और उन्होंने एक ही बात कही है नईमुर रहमान साहब ने कि जनाब मेयर हमारा, आपने देखे सईद गनी साहब ने आज इसके जवाब में क्या कहा। उन्होंने कहा जी नईमुर रहमान साहब अपने नाम के साथ मेयर लिख लें, हम तो पीपल्स पार्टी का मेयर बनाएंगे। अच्छा, ये बड़ी गैर संजीदा सी बात है। बनेगी वहाँ पे हुकूमत इसी तरह से, इत्तेहादी मिलके हुकूमत बनाएंगे या आपस में ये जो भी तय करें मुआहदा। अब जमात इस्लामी इस वक्त उस पोजीशन में है कि वो इन दोनों में से किसी के साथ भी जोड़ तोड़ करके तो मेयरशिप ले सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तुरब का पत्ता इस वक्त जमात इस्लामी के पास है। अगर वो अच्छे तरीके से खेल गए तो फिर हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी के साथ जैसे फैसल चौधरी साहब कह रहे थे, उन्हें इसलिए ज़्यादा फ़ायदा आता है कि क्योंकि सूबाई हुकूमत भी उनकी है तो वो फंड्स वगैरह मिल जाएंगे और वहाँ पे काम उनका बेहतर। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी को भी तो इमरान साहब फायदा हो सकता है ना, कि अगर जमात इस्लामी के साथ ही वो बना लें, बेशक उन्हें मेयर की कुर्बानी भी देनी पड़े और हाफिज साहब को मेयर मान लें वो, तो उससे आगे जो उन्होंने उनकी हुकूमत बल्दियात में भी रहेगी, सिंध में भी रहेगी, तो उसमें ये कि आगे जो इलेक्शन लड़ना होगा उसमें भी उनको फायदा रहेगा। अगर पीटीआई और जमात इस्लामी का बन गया और लोकल सिस्टम उनके अंडर आ गया तो उसका फिर नुकसान अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को कराची में आइंदा इलेक्शन में भी होगा। ऐसे ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात से बड़ी खुश है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी में ये है कि वो कहते हैं कि देखें, जो पीटीआई वाले ये शोर बचाते थे कि एमक्यूएम के सफाए के बाद अब कराची में उनका राज है, तो इन इलेक्शंस के बाद वहाँ पे ये साबित हो गया कि नहीं, पीटीआई नहीं, कराची अभी खुला है और इलेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई उतनी सीटें जीते। चौधरी साहब, आपके ख्याल से अब मुझे तो वैसे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेयर की कुर्बानी दे के जो है ना जमात इस्लामी को मना लेगी, ऐसी मेरी इनसाइट है। सूट भी करता है ना, क्योंकि वो चाहेंगे क्योंकि पीटीआई को वहां पर मौका दे दें। तो आपकी क्या इसके ऊपर राय है, और इसके लिए आपको लगता है कि पीटीआई को थोड़ी जल्दी करनी चाहिए? जैसे खुर्रम शेर जमान साहब ये बात करें, अगर वो 20-25 नशिस्तें और जीत भी लें तो फिर भी जमात इस्लामी से तो उनकी कम ही होंगी, तो बेहतर है अभी जमात इस्लामी के साथ कर लें अपना प्लान ताकि पीपल्स पार्टी को आउट करें वहां से। पीटीआई वाले को का तो इशू ये है कि मुझे लग रहा है वो मुनीर न्याजी साहब का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो ये हमेशा देरी कर देते हैं। बात यह है कि पीपल्स पार्टी कभी भी मेयरशिप नहीं जाने देगी। अच्छा। उसकी वजह है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो ज़ाहिर है अपना अगर टाइम पे भी होंगे, तो अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, तो उसमें वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसकी बड़ी इफेक्टिव उसका इफेक्ट होता है। तो पीपल्स पार्टी बड़ी एक सीजनड पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, अपना उसकी तर्ज सियासत से खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन जमात इस्लामी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी मेयर के ऊपर? यही तो बात है। इलेक्शन में जब उन्हें पता है कि उनको जरूरत भी है अपनी हुकूमत जमात इस्लामी, तो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि जमात इस्लामी तो हमेशा की तरह बेहतर डील की तलाश में है, और वो अगर पीपल्स पार्टी से मिल गई तो वो उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन नहीं मिली तो फिर पीटीआई वाले तो हैं। लेकिन डील में मेन चीज तो मेयरशिप का ही इख्तिलाफ है ना, और पे कोई गाल नहीं ना चौधरी साहब, बाकी तो सब चीजें तय हो जाएंगी। मेयर किसी का मेयर का ही है ना। देखिए मेयर जो है, ये जो बाकी ये जो खुर्रम शेर जमान साहब सीटें गिनवा रहे थे, ये री इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितने भी आते हैं करने भी आते हैं, वो मारधाड़ भी कर लेते हैं।
और वो जो बाकी जो आपका क्या ख्याल है वो खुर्रम शेर जमान साहब को देने के लिए उन्होंने रखी हुई है? ठीक है, चलिए जी, वक्त खत्म हो गया हमारा। तो इंशाल्लाह अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है। ठीक हो गया, चलिए जी, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर भी इन मौज़ूआत के ऊपर हमारी नजर रहेगी और आपके साथ तज्ज़िया शेयर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।